हिडमा को भर्ती कराने वाले, ट्रेनिंग देने वाले आप थे। हिडमा का बहुत नाम लिया जाता है मीडिया में, बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने तो बचपन में देखा होगा। तो मैं पार्टी छोड़ने के लिए मैं 10 बार सोचना पड़ा मेरे, क्योंकि मेरे अंडर में हथियार थे, पैसा थे, बारूद थे, संगठन का कहाँ संगठन का नोटबुक्स थे। नक्सली बोलते हैं कि हम सरकार के विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है? तो उसमें किसी आम ग्रामीण को मारना, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सही है कि गलत? के आजादी झूठी है, लुटेरों को सांदी है भाइयों। लेकिन फिर भी सरकार का विरोध करने वालों को आजकल देशद्रोही बोल दिया जाता है। वो तो अभी बीजेपी वाले तो देशद्रोही, तो मेरे एक जन को नहीं बोला, सब लोग को बोले। एक देशद्रोही बोलने से मेरा एक जन है। पहले अपन भारतवासी कोई भी हो, भारत का नागरिक हो, भारतवासी हो, जो भी हो, स्वतंत्र का हम बहुत गर्व से बोल सकते हैं कि मैं स्वतंत्र, हमारा भारत देश, हम स्वतंत्र से बात कर सकते हैं, आज़ाद है। सरकारी नौकरी क्या है, सरकारी नौकरी रहे ना रहे, लेकिन भाई बोलना मेरा अधिकार है ना भाई। मैं ऐसी सरकारी नौकरी में उसको बांध दिए तो अभी तेरा मुंह बंद कर बोलने से थोड़ी होती है। नक्सलट के लिए इतना लाखों करोड़ रुपया कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग एक बार तो अध्ययन करके देखना, इनको कहाँ से आ रहे पैसा। जैसे कोई आम आदमी नक्सली संगठन ज्वाइन करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? उनका एक सिस्टम है। कई लोग क्या करते हैं, बंदूक लेके भाग के आते हैं, कोई लोग पैसा भी चोर के भाग जाते हैं, कई लोग ग्रामीण लड़की मन के साथ भी छेड़छाड़ी करते हैं। अब तो नक्सल संगठन छोड़ चुके हैं काफ़ी पहले जी, तो आप क्या चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो जाए या ना? नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, खत्म हो भले यहाँ खत्म होगा, दूसरा जगह होगा। बस्तर देश और दुनिया में ये जगह अपनी आदिवासी संस्कृति और अस्मिता के लिए जानी और पहचानी जाती है। लेकिन एक चीज़ और है जिसके कारण बस्तर पहचाना जाता है, वो है माओवाद, नक्सलवाद। कुछ लोग इसे लाल आतंक भी कहते हैं। बस्तर में फैले हुए माओवाद, नक्सलवाद पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जिनका पुराना नाम बदरन्ना है और वर्तमान नाम रमेश। ये एक पूर्व नक्सली हैं। तो दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज आपने हमें समय दिया बातचीत के लिए। जी। वैसे तो ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया है कि आप कैसे ज्वाइन किए, नक्सली कैसे ज्वाइन किए और कब ज्वाइन किए, तो हमारे जो दर्शक नहीं जानते उनके लिए भी आप एक बार बता दीजिए कि कब आप ज्वाइन किए और क्यों ज्वाइन किए। जी, मैं भर्ती हुआ तो समय 87 में मैं भर्ती हुआ था। कि मैंने इन लोग आंध्रा में थे, 86-87 में, 86-85 में, तो इन लोग आंध्रा में थे। तो आंध्रा से इन लोग अपना, उस समय मध्य प्रदेश था अपना, मध्य प्रदेश में उनका पार्टी को विस्तार करने का उद्देश्य से उन लोग आना जाना कर रहे थे। लेकिन मेरे को संबंध जब से उनसे हुआ था कि वो लोग आंध्रा में रहते हुए तो आना जाना करते थे, सबसे मेरे को परिचय था। तो क्या चीज़ आपको आकर्षित करी कि नक्सलियों की तरफ, क्या अच्छा लगा कि आप ज्वाइन कर लिए? अच्छा लगना कुछ बात नहीं है, तो कि बचपन का है, 15 साल उम्र है, तो लोग गांव में रहते थे, गांव में नाच गाना करते थे। वो लोग कुछ समस्या बताते कि हम कम्युनिस्ट लोग हैं, आपका गरीब के प्रति हम आते हैं, आप लोग को सेवा करना चाहते हैं, आप लोग का सेवा भी हमको चाहिए, तो ये लूटेरों सरकार को खिलाफ लड़ने के लिए आपका सहयोग चाहिए। तो कुछ चीज़ समझ में आया, कुछ चीज़ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो छोटा उम्र होने के कारण से मेरे को एक आकर्षित तो ये हुआ था, उन लोग नाच गाना देख के मैं उसमें शामिल हुआ। उसका साथ साथ और एक परेशानी था, मेरे को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उस समय जीवन यापन सही ढंग से नहीं। अभी सरकार जो सुविधा, जो राशन चावल हो, जो भी हो अब दे रही है, उस टाइप का उस समय सुविधा नहीं था। मैंने ज़्यादा खास करके खाने के लिए कुछ साधन नहीं थे, तो उनका द्वारा जाने से कम खाना मिल जाए। अच्छा, वहाँ आपको पर्याप्त खाना मिलता था, मतलब सब चीज़ उपलब्ध था? नहीं, ऐसी सोच के गया था, लेकिन वास्तव में नहीं मिल पाता था, क्योंकि लेकिन क्या वास्तव में गरीब लोग तो था, उनको खाना पीना नहीं मिलता था। उन लोग जो खाते थे वो अपन को देते थे, वो हम लोग खाते थे। मैंने उन समय इनका भी एक मकसद था कि हम अलग से बना के नहीं खाना है, कि अलग से बनाएंगे तो भेदभाव आ जाएगा। तो उन लोग जो बनाते हैं उन्हीं का वेशभूषा में, उन्हीं का रहन सहन में, उन्हीं का सोचता रहेंगे तो हमारा पार्टी में शामिल होंगे बोल के पार्टी का एक विचार था। मतलब गांव वाले जैसा खाना खाते थे जैसा वो लोग भी खाते थे। जी, ऐसी खाते हैं। मैंने उनका एक मकसद था। 15 साल की उम्र में आप भर्ती हुए, ज्वाइन किए,
उसके बाद आपको क्या क्या काम सौंपा गया, आपका काम क्या था? काम बोलने से मेरे को पहले दल सदस्य का रूप से शामिल हुआ। तो दल सदस्य होने के बाद मेरे को 1 साल के बाद मेरे को पार्टी मेंबरशिप दिया था। पार्टी मेंबरशिप देने के बाद कम से कम 3 साल के बाद फिर मेरे को एरिया कमेटी में लिया था। एरिया कमेटी नंबर बना था। तो एरिया कमेटी नंबर में बहुत साल में काम किया, कोंटा में था। तो क्या काम था आपका एरिया एरिया कमेटी का मतलब ये होता है कि माने उस क्षेत्र में पूरा जो भी समस्या आता है वो उस समस्या का चर्चा करके उसको निर्णय करने के लिए माने एक बैठक समझो। बैठक में मेरे को बहुत बड़ा योगदान मिलने के लिए, मेरे सीखने के लिए, जानने के लिए, लोगों को समस्या को मैं अपनाने के लिए कि मैं उनका किस तरह मतलब उनको हल कर सकूँ। तो इसलिए वो एरिया कमेटी में जाने के बाद थोड़ा सा एजुकेशन, मैं तो पढ़े लिखे नहीं हूँ लेकिन उससे मेरे को थोड़ा सा जानकारी ज़्यादा मिला था। बचपन में आपने बिल्कुल स्कूल वगैरह कुछ नहीं, सरकारी स्कूल में नहीं है। तो मैं नक्सल में पढ़ाई किया था 5वीं तक। मतलब वो लोग आपको पढ़ना लिखना सिखाए? जी, सिखाते, सब जगह सिखाते हैं। जो भी अभी आदिवासी लोग खास करके पढ़ते भी नहीं, अभी पढ़ाई में थोड़ा परिवर्तन आया तो पढ़ रहे हैं। उस समय तो गांव में ऐसा स्कूल भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। मेन स्कूल रहने से भी उसमें एक परेशानी था कि अभी जो मध्याह्न भोजन का जो व्यवस्था सरकार बनाए थे ना, तब से लोग पढ़ने में थोड़ा रुचि दिखाए। कि रुचि का मतलब ये है कि वहाँ जाने से तो कम से कम खाना मिल जाएगा। बच्चे लोग का ज़्यादा आकर्षित हुआ था कि खाना का, क्योंकि पहले क्या स्कूल थे लेकिन वहाँ जाने से क्या उनको खाना नहीं मिलते थे। और एक समस्या क्या है कि यदि बच्चे को स्कूल में भेज देंगे तो घर में काम करने वाला कोई नहीं रहेगा। ये एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम अभी भी मैं देख रहा था कई जगह कि कई आदिवासी अपने बच्चों को नहीं भेजते इसलिए कि ये खेत में काम करेगा, नहीं तो गाय चराएगा। उनको ये नहीं समझ में आता कि ये पढ़ लिख के कुछ और भी कर सकता है। लेकिन वो लोग अपने बच्चों को रोकते हैं। मैंने कई टीचर से बात किया तो उन लोग ये बता रहे थे आज भी ये समस्या है। है ना, अभी भी है लेकिन थोड़ा सा बदलाव आया है, ऐसी बात नहीं। तो जब मैं पार्टी में गया तो उस समय से अभी से देने बहुत कुछ बदलाव आया। बोला जाता है कि हिडमा को भर्ती कराने वाले, ट्रेनिंग देने वाले आप थे। हिडमा का बहुत नाम लिया जाता है मीडिया में, बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने तो बचपन में देखा होगा? जी नहीं, ऐसा हिडमा खास करके कोई नहीं है। कोई भी करता है तो एक व्यक्ति नहीं कर पाता है। जो उसको एक कमेटी रहती है, कमेटी द्वारा जो भी निर्णय होता है कमेटी को चलाती, कमेटी जैसा निर्णय करते हैं उसको बाद में उसको एक व्यक्ति का जिम्मेदार दिया जाता है। हम एक कमेटी में निर्णय किया तो इसको तुम फॉलो करना, तेरा जिम्मेदार है, इस टाइप का दिया जाता है। उसमें फिर कई लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने एक करते हो को जिम्मेदार के साथ एक जिम्मेदार लेके चलाता है ना, उसको जिम्मेदार का हिडमा को दिया गया था। लेकिन हिडमा कोई एक व्यक्ति नहीं कर पाता है, कोई भी चीज़ एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होती। लेकिन अपन मीडिया क्या है उसको चढ़ा बढ़ा के ज़्यादा बना दिया कि हीरो को, उसको एक बहुत बड़ा हीरो बना दिया। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो नक्सलियों के बड़े नेता है उन्होंने जानबूझ के हर ऑपरेशन में हिडमा को आगे किया। ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। नहीं हो तो उनको देख अपना अपना सोच का विचार है ना। तो मैं स्वयं फील्ड में था ना, मेरे को मालूम बड़े लोग रहते हैं, वो लोग सिखाते हैं कि उनको ये भी है, देखो उनको मनोबल बढ़ाने के लिए भी बड़े लोग खड़े होना पड़ता है। नहीं तो देखो हम नहीं रहेंगे तो सामने वाले नहीं कर पाएंगे ना। तो एक टन ये भी था, शासन भी एक बार प्रसार ये भी करते थे कि आदिवासी लोग को सामने रखते हैं, बड़े लोग पीछे रह के कर देते। ये भी एक गलत संदेश जाती है, कैडर के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए पार्टी क्या करती है, वो अपने हिसाब से निर्णय करती है, लेकिन ऐसी प्रभाव ना पड़े तो कि हमारा कैडर ऊपर ऐसी प्रभाव पड़ के कल का दिन पार्टी छोड़ के ना जाए। तो पार्टी हमेशा क्या समीक्षा करती रहती है, निर्णय करती रहती है, समय समय पर उन लोग का बदलाव आती रहती है। हिडमा जब आप थे नक्सली में ज्वाइन थे तभी उन्होंने भी ज्वाइन किया था। अभी तो उनकी उम्र काफ़ी हो गई होगी। तो क्या वजह थी उनके ज्वाइन करने की, आपको मालूम है? कुछ बातचीत हुई? तो उनका कुछ वजह नहीं था। तो जब हम लोग गए थे वो अलग सिचुएशन थे। तो हम उस समय पार्टी के बारे में हम जानते भी नहीं, नक्सलेट कौन है, कहाँ से आया, उनका मकसद क्या था, वो क्या करना चाहता है, उनका कोई लेने देने नहीं था। क्योंकि हम लोग स्वयं को डाउट भी लगता था कि करना क्या चाहते हैं। जब मैं लोकल वाला गया हूँ तो लोकल द्वारा ना एक दूसरे से समझते जानते ना ये सब एक संगठित हो गया था। हिडमा उस रूप से आया वाला। तो जब हम पार्टी में शामिल हुए, पार्टी क्या करती थी जब आप? पार्टी काली क्या, उन लोग 5 आदमी रहते थे, उन लोग काली ये अपने पार्टी के प्रति प्रसार करना है बस। हम कम्युनिस्ट लोग हैं, जैसे राजनीतिक पार्टी अपनी पार्टी का प्रचार करती है, दूसरी पार्टियां वैसे ही वो लोग भी पहले किया। हाँ, वैसे प्रसार करते थे कि मालूम है प्रसार के द्वारा नहीं, उसको संगठन करना।
संगठन द्वारा काम करवाना है, तब उनको आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। यदि उनका कार्य क्या हो रही है, हम करने में क्या सक्षम है, क्या ना सक्षम है, इस टाइप का समझेगा बोल के संगठन निर्माण किया था। वो संगठन में जुड़ा वाला एडमा, मैं संगठन में जोड़ के गया वाला नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट गया वाला, वो संगठन में जुड़ा वाला है, इसलिए उनको थोड़ा उनमें में मेरा में थोड़ा अंतर है। तो फिर उसके बाद 2000 में आपने समर्पण किया? जी, मैं 2000 में सरेंडर किया था। तो उसके बाद से आपको मतलब सरेंडर करने के बाद आपको डर नहीं लगा ऐसा कुछ कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, पार्टी छोड़ रहा हूँ? तो या जो भी लोग आत्मसमर्पण करते हैं उनके अंदर क्या मनोस्थिति रहती है कि वो भाग के आते हैं? कुछ लोग बताते हैं नहीं, उसमें अपन 3 किस्म लोग रहते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि देखो उनका गांव में रहते हुए कई लोग का रहन सहन अलग रहता है, कई लोग आवारा टाइप का घूमने वाले रहते हैं, कोई अपने अपना फैसिलिटी दिखाने वाले रहते हैं। देखो अपना पार्टी में जाते समय हर प्रकार लोग जाते हैं, हर प्रकार का विचार वाले, सोच वाले, गलत विचार वाले भी चले जाते हैं, तो उनको वहाँ शिक्षा दिया जाता है। तो ये कई लोग उसमें शिक्षा में शामिल हो गए तो रहेगा, उसको जब पसंद नहीं आता तो क्या करेगा, फिर वक्त तो आना ही पड़ेगा, और वक्त के नहीं आएगा तो कुछ ना करना पड़ेगा। वो पार्टी में कई समस्या आती रहती है, घर घर में कैसा समस्या है, पार्टी में वो बहुत गलत माने तकलीफ आती है, एक दूसरे का आरोप भी लगाना पड़ता है, गलती किया है, ऐसे वहाँ संगठन में विमर्शा आत्मविमर्शा बोल के बात होती है, उसमें कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं। उसमें कई लोग आए, देख कई लोग क्या करते हैं, बंदूक लेके बग के आते हैं, कोई लोग पैसा भी चोर के बग जाते हैं, कई लोग ग्रामीण लड़की मन के साथ भी छेड़छाड़ी करते हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं। तो ऐसे लोग को पार्टी एक्शन लेती है, उनको शिक्षा दिया था, क्योंकि वो पार्टी में थोड़ा बहुत भी सीखा वाला है, वो व्यक्ति इस टाइप का हरकत करेगा, फिर बाहर जाके क्या करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, तो इसलिए ऊपर एक्शन लिया जाता है। एक तो मेरे जैसे लोग को मैं कमांडर रहता है, तो मैं पार्टी छोड़ने के लिए मैं 10 बार सोचना पड़ा मेरे, ताकि मेरे अंडर में हथियार थे, पैसा थे, बारूद थे, संगठन का कहाँ संगठन का नोटबुक्स थे, ये सब मैं ऐसे आ जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो मैं पार्टी को सौंप दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने उन पार्टी को मैं ये बोला, मैं शिक्षित नहीं होने के कारण मैं पार्टी को चलाने में तकलीफ है, मैं सीनियर होते हुए मेरा जिम्मेदार भी बढ़ते गया था, नया कैडर आ रही है, नया कैडर में क्या शिक्षित लोग आ रही है, अब मेरे में उनका में अंतर ही है। मैं अनपढ़ होके गया कि मैं वहाँ चला रहा हूँ, लेकिन मेरा पीछे आए वाले शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसमें उनका एक कमी है, पार्टी के बारे में इतना जागरूक रहते। मैं पार्टी में जागरूक व्यक्ति हूँ, समस्या वही है। तो इसलिए क्या मैं आज तक भी ना सलन हुआ तब से आज तक भी मैं पार्टी का ना विरोध करता नहीं, ना जनता का ना विरुद्ध बात नहीं करता, ना कुछ नहीं करता, मेरा सोच विचार ही है। तो जब आपने पार्टी को बताया कि मैं काम नहीं संभाल पाऊंगा, इसलिए मैं पार्टी छोड़ना चाहता हूँ, तो उन लोगों ने आपसे क्या कहा? मेरे को यही बोले थे, तो इतना पुराना आदमी है, तेरे को ये लोगों में अच्छा नाम है, तो इस एरिया में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप जा रहे हो अकेला, आप अकेला समझ के जा रहे हो, लेकिन वो गलत है। आपको देख के आपको साथ मिले वाले जुले वाले, ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। एक टन जनता में प्रभाव पड़ेगा, एक टन हमारा दलम में जो केडर है ना, केडर को प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे सोचते, मेरे को सिंगल करके बोलते, आप अपने व्यक्तिगत तो ये सब सोच रहे मैं अकेला जा रहा हूँ, तो अकेला नहीं जा रहे हैं, पार्टी के 2 नुकसान हो रही, जनता नाराज हो जाएगा, कोई इतना सीनियर आदमी क्यों गए, किस कारण गए। एक टन केडर में तो मेरे साथ मेरे को मानने वाले, उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, मत जाइए बोले। तो मैं उनको एक ही बोला, मैं अभी करने का लायक नहीं हूँ, कर नहीं पाऊँगा, मैं जहाँ मारूँ लेकिन मैं रहूँगा। तो लेकिन पार्टी बोली ठीक है, तो इतना ज़बरदस्ती से जाना चाहते हो तो तेरे को पार्टी का अनुमति में रहा। तो मैं बोला पार्टी का अनुमति में कैसा रह सकूँ भाई, पार्टी मेरे पीछे नहीं है ना, मैं कहीं भी तो रहूँगा, अरेस्ट तो आ जाऊँगा, नहीं तो मार देंगे। तो बोलने से अभी सोचो, तो सोचने की तरफ टाइम दे रहे हैं। बोले ठीक है भाई, सोच लेता हूँ, बोले ऐसे करके मैं आ गया। उसके बाद कभी कोई डर नहीं लगा आपको किसी प्रकार का? मेरे को डर नहीं। आप अपनी पत्नी के साथ सरेंडर किए थे, आपकी शादी भी नक्सली संगठन में हुई थी, तो आप उनसे कब मिले थे? अपनी पत्नी से आप कब मिले? तो ना मेरे पार्टी में शादी हुआ था कि मैं कोंटा दलम में था, वो बासागुड़ा दलम में थे, तो वहाँ भी शादी का बारे में जब अपने ग्रामीण में जैसे करते हैं, बड़े लोग बात करके करते हैं, उस हिसाब से वहाँ भी पार्टी में शामिल करते हैं।
तो पूछते हैं एक दूसरे, लेडीज जेंट्स रहते तो किसी का शादी का जरूरत है तो बताइए, तो उसको निर्णय क्या करेंगे, कमिटी निर्णय करेंगे, सीनियर हिसाब देके। शादी ऐसी नहीं कि कल परसों आए वाले को शादी करके भेजना नहीं है ना, शादी करना है तो आप गर्मी में कर सकते हो, लेकिन यहाँ करने का एक सिस्टम रहती है। क्या सिस्टम रहता है वहाँ? सिस्टम ये रहता है कि पुराना आदमी जो सीनियर है, पार्टी के बारे में जानने वाले, जनता का प्रति सोचने वाला, उसको शादी करते हैं। नया लोग को उनको नया बोलने से कम 3 साल पार्टी में कैडर में काम करने के बाद देंगे। तो लेडीज भी होनी चाहिए। अभी नया कोई कैडर गया तो अच्छा उसको पसंद आई, वो बड़े पद में है, तो उसको भरोसा में इसको शादी किया जाता है। ऐसी नहीं कि वो इसको कंट्रोल कर सके, क्योंकि उसको पार्टी के बारे में जानकारी है। तो शादी करना है तो आप कहीं भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पार्टी में शादी करने का नियम अलग है। वहाँ बच्चे नहीं होना चाहिए, एक दूसरा समझना चाहिए। यहाँ अपन गांव टाइप का नहीं ना कि बीबी खाना देगी तो आदमी खाना है, बीबी का कपड़ा माने जेंट्स का कपड़ा वो धोना, इस टाइप का सिस्टम नहीं। वो जिसका कपड़ा वही धोना, जिसका खाना वही खाना, जिसका धागा वही रहना है। तो पार्टी में ऐसे एक नियम है। अच्छा, अभी सलवा जुडूम पर वापस से चर्चा होने लगी है। अमित शाह, जो गृह मंत्री अमित शाह है, उनका एक बयान आया, वो कहते हैं कि सलवा जुडूम अगर उस पर जो जजमेंट दिया गया वो नहीं हुआ होता, नक्सलवाद बहुत पहले ही ख़त्म हो गया होता। तो क्या देखते हैं इसको, कैसे देखते हैं आप? क्या सही बोल रहे हैं वो? नहीं, अमित शाह जो बोला था गलत बोला, गृह मंत्री है वो गलत बोला था। ऐसी नहीं है, जजमेंट वो एक व्यक्ति दिया वाला नहीं है, सुदर्शन रेड्डी है। मैं भी अभी आजकल वीडियो देख रहा हूँ, वो भी अभी जवाब पूछ रहा है उसको भी। अमित शाह के खिलाफ भी कई लोग लेटर भी भेजे थे। वो एक जजमेंट है, एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना अपराधी है। ये गलत है। वो किस उद्देश्य से दिया, किस कारण से दिया, वो जजमेंट एक बार पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। आरोप लगाना आसान है, उसको जवाब देना बहुत कठिन है। तो ये चीज़ यदि इतना बड़ा गृह मंत्री बिना समझे एक राजनीतिक दृष्टि से बोलना है तो गलत है। मैं भी उसको विरोध करूँगा। भाई वो जजमेंट है, तो यदि आपको बोलना था, यदि उस समय ही बोलना था, अभी ये प्रति मैंने चुनाव में खड़े होने के बाद ये बात निकालना क्या जरूरत है? ये एक गलत प्रभाव पड़ेगा। आपका जैसा युवा लोग, मेरा जैसा युवा लोग को क्या सोचेगा? जजमेंट यदि आपको उस समय यदि फिर केस कर सकते हो, ये जजमेंट गलत है, इसको हम फिर एक बार अपील करेंगे, कुछ तो करना सकते हैं। गलत है ना। तो जुडूम से आपको क्या लगता है, आदिवासियों को नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? या आदिवासियों को नुकसान हुआ था। उस समय भी मैं भी कई लोग मीडिया वाला तो वही बोला, सलवा जुडूम गलत है। अब वो अनशिक्षित लोग, अनपढ़ लोग को, वो ग्रामीण को हथियार देने के कारण क्या हुआ, वो खास करके सलवा जुडूम में क्या हुआ था, शासन का प्रति नहीं है, उन लोग व्यक्तिगत दुश्मन को ज़्यादा उपयोग किए। वो अच्छा, व्यक्तिगत दुश्मनी है। कहीं किसी को पिताजी की मारो माल नक्सलाइट, किसी को जमीन खींच लिया होगा, किसी का गाय खींच लिया होगा। ऐसी व्यक्ति क्या हुआ, इसमें शामिल होने के बाद वो बदला पावन में करने लग गया। कुछ सोची विचार नहीं किया वो, उसको दूरदृष्टि नहीं था कि मैंने ये सलवा जुडूम खत्म होने के बाद नेक्स्ट हम क्या करना है, समाज के लिए इसका क्या परिणाम आने वाला है, हमको क्या उपयोग। मैंने कभी भी कुछ काम करते समय पहले सोचना चाहिए। बिना सोचे काम करेंगे तो उसका परिणाम आने वाले समय में क्या होने वाला। हम एक व्यक्ति का नहीं ना, हमारा पीढ़ी को भी देखना चाहिए ना। तो गलत है। मैं उस समय भी विरोध किया हूँ, सलवा जुडूम बंद है, करना चाहिए, ये गलत है। कई आदिवासी बातचीत में मतलब कई लोग नक्सल पीड़ित जो होते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि नक्सलियों ने हमारे पिता को मार दिया, हमारे दादा को मार दिया, इस तरह की बातें आती हैं। तो क्या नक्सली बोलते हैं कि हम सरकार के विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें किसी आम ग्रामीण को मारना, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सही है कि गलत है? ये देखो, पार्टी में एक निर्णय है। पार्टी में मैं जब पार्टी में रहते समय भी उसको मारने का, काटने का भी एक फॉर्मेलिटी था। किस कारण से मारना है तो हम कभी भी रात को जाकर भी मार सकते हैं। कि मारने का सिस्टम ऐसे लोगों को ये बताना है कि ये आदमी किस कारण से ऐसी हुआ था, इसके ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं। तो पुनः ऐसी पुनर्गठन नहीं होना है, एक हमला से वहाँ से खत्म होना चाहिए। ये सिस्टम पार्टी ने निर्णय किया था कि यदि व्यक्तिगत निर्णय, मैंने जब उनका पर्सनल समस्या को भी हम सीरियस से लेके हम किसको मारना नहीं, डायरेक्ट पार्टी को, जनता को नुकसान जो करता है उसको मारना है। उस हिसाब पार्टी निर्णय करते, इसलिए जनता ना अदालत में उस समय एक निर्णय किया था। जब मैं रहते समय कि 3 बार बोलने के लिए मैंने मौका देते थे, चेतावनी देते थे। कोई किसको मारना अच्छी बात नहीं, वो गलत है।
मैं अभी इसको एक शिक्षा दूत को मार दिए। सिलगेर की एक घटना है जिसमें शिक्षा दूत की हत्या कर दी गई है और पुलिस की मुखबिरी का तो आरोप उन पर लगा है, लेकिन फिर शिक्षा दूत लोग एक साथ इकट्ठा हुए, उन लोग बोलते हैं कि सबूत दिखाओ कि ये व्यक्ति मुखबिर था। पुलिस भी दिखा दे या नक्सली दिखा दे तब हम मान लेंगे कि मुखबिरी करता था। जी। तो कोई सबूत तो अभी तक कहीं से आया नहीं। अब देखो आजकल आपको फिर ये सलवा जुड़ूं का पास जाना पड़ेगा। सलवा जुड़ूं पे समय भी ऐसी हुआ ना, तो अपने व्यक्तिगत दुश्मनी को मार के भी नक्सलट का नाम बोलते थे, पुलिस लोग मार के नक्सलट का नाम लेते थे। अभी का सिचुएशन ऐसी है, अभी अपन ने इसको मैं क्लियर नहीं कर सकते कि आज वास्तव में मुखबिरी है कि नहीं। यदि वापस में कहीं उनका संगसाथी लोग का बीच में भेदभाव रह सकता है। कोई आजकल के अच्छा कार्य करता है, अच्छा फेमस होता है, तो ऐसे लोग बोले ये ज़्यादा हो रहा है, इनका फलाना का सपोर्ट हो सकता है, इतना केम फेमस हो गया। आज हमारा इंसान का बुद्धि ना कब क्या होता है पता नहीं। मैं इसको इतना क्लियर नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा मन में शंका ही है। खैर नक्सलियों की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है कि हमने इस व्यक्ति को हम ही ने इस व्यक्ति की हत्या की है। कब वो लोग स्टेटमेंट जारी करते हैं हत्या करने के करते और पहले भी वो लोग नाम जारी कर देते हैं, तो इस मामले में तो नहीं हुआ है। अच्छा, जो बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने का दावा किया जा रहा है 2026 तक, आपको क्या लगता है कि क्या नक्सलवाद बस्तर से खत्म हो जाएगा 2026 तक? अब देखो सामने वाला तो बोल तो दे रहा है, अपन क्या बोल सकते थे, आप उन्हीं को पूछना चाहिए। यदि देखते हैं अपन वो टाइम तक इंतजार करना गलत नहीं है, उसको देखने के बाद अपन निर्णय लेंगे। सलवा जुड़ूं के समय भी वही बोले अभी खत्म होगा खत्म। मैं उस समय भी कई लोग बोला सलवा जुड़ूं ऐसी खत्म नहीं होगी, वो वापस ही रंजिश में हो रही है। एक कल का दिन उन्हीं लोग वापस में मारा पीटा हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। आप इसलिए सुप्रीम कोर्ट अच्छा आदेश दिया, नहीं तो अभी वापस में उन्हीं लोग मारा मारी हो जाते हैं। अभी का परिस्थिति अभी भी मेरे कुछ डाउट लगता है। अभी भी जो जितने जो नक्सलेट को मार रहे हैं ना, इन लोग कौन है? लोकल वाला कुछ सहयोगी में ना। यदि मान कल नक्सलेट खत्म हो जाएंगे, मान लेंगे, मैं नहीं मानता, एक उदाहरण के लिए बता, खत्म हो गया, कल का दिन फिर लोग रहना कहाँ है? फिर ग्रामीण में जाना है ना। ग्रामीण में अभी कई लोग बोलेगा भाई तू पुलिस में रहेगा, ऐसे ऐसे किए थे, अभी तेरे को कहाँ जमीन नहीं देंगे बोलेगा, तो जाएगा कहाँ बता? तो ये भी दिक्कत है ना। लेकिन अभी खत्म हो रहा बोल के सब बोल रहे हैं, अब देखते हैं आने वाला समय, देखते हैं फिर जीवित रहेंगे हम, फिर कभी मिलेंगे, फिर बात करेंगे। आप तो नक्सल संगठन छोड़ चुके हैं काफ़ी पहले जी, तो आप क्या चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो जाए या ना? नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, खत्म हो भले यहाँ खत्म होगा दूसरा जगह होगा, लेकिन मेरा नज़र से ये देखता हूँ समस्या कहीं है। इस समस्या के सब घूम फिर के फिर मिलेगा, ऐसी कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी खड़े होना पड़ता है। वो किसी न किस रूप से रहेगा, भले बंदूक रूप से हो, कहीं संगठन से रूप से हो, कहीं से होगा। यही कभी आने वाले समय में क्या होता है, फिर वही रूप लेती है। उसका जो जन्म हुआ ना वो खत्म होता नहीं। लेकिन अब मान के चलो 2 साल 3 साल से जगह कैंप रखा है, वो गांव का स्थिति क्या बताओ? गांव में थोड़ा सा परिवर्तन आया, कुछ नहीं आया। परिवर्तन आने से आपको विश्वास लगेगा हाँ गाँव का। वैसे अभी आप बोले टाइप का कहीं नल लगा दिया, वो नल में पानी नहीं, तो वैसी कैसी होती बता? वो कब आएगा? अभी तो नहीं आएगा तो कब आएगा बता? और तब तक अपना भाजपा सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी अलग बात है, लेकिन मामला अलग है। मैं अपने विश्लेषण करता हूँ कि बीजेपी की सरकार ऐसी निर्णय लिए थे कि ये सरकार नहीं लिए थे। मैं तो सोचता हूँ ये सरकार का निर्णय है बोल के नहीं सोचता। किसका निर्णय? ये पूंजीपति का है। नक्सलेट बोलते हैं ना पूंजीपति खत्म करो। पूंजीपति अभी कौन है? पूंजीपति का सहयोगी है बीजेपी है, इसलिए अभी उनको पैसा मिल रहा है। कैसे, कहाँ से मिल रहा है पैसा? आज शासकीय कर्मचारी को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रहा है। आज आप देखिए ना रोडों में आंगनबाड़ी सहायक लोग देख, शिक्षा कर्मी लोग देख, स्वास्थ्य कर्मी लोग लड़ रहे हैं। नक्सलेट के लिए इतना लाखों करोड़ रुपया कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग एक बार तो अध्ययन करके देखना इनको कहाँ से आ रहे पैसा। सरकार को पैसा नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, ये पूंजीपति डायरेक्ट चला रहा है। तो तब तो इनको लाखों करोड़ों मिल रहा है। मैं इसलिए आजकल सोना चांदी कितना कीमती नहीं है, तो नक्सलेट कितना कीमती हो गए, उतना महंगा ही। हाँ, 1 करोड़ 2 करोड़ 8 लाख 9 लाख, अरे हाँ कहाँ है पैसा? कहाँ से, कौन सा बैंक में रखी? ये तो मामला है ना। अभी मैं ये नहीं सोचता कि बीजेपी सरकार ही कर रही हो। मैं बीजेपी सरकार को मैं ये नहीं सोचता, वो खाली बीच में कठपुतली है, चला रहा है अडानी अंबानी, तब तो लाखों करोड़ों रुपया आ रहा है, नहीं तो कहाँ से आता है? उनको ज़मीन चाहिए,
यहाँ का संपत्ति चाहिए, अब वो तो उसको देगा भाई। तो क्या लगता है बस्तर की ज़मीन पर भी नज़र है पूंजीपतियों की? हाँ नजर है तो तब तो कर सका भाई, बिना नजर का थोड़ी करेगी। ऐसे करते तो बेरोजगार के लिए तो और कर सकती है सरकार, करना है तो कर सकती है। संगठन छोड़ने के बाद आपकी अभी ज़िंदगी कैसी है? क्या पहले की ज़िंदगी अच्छी थी जब आप नक्सली संगठन में जुड़े हुए थे, कि अभी की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है? जिंदगी देख अपन जिस जगह रहेंगे वो संस्कृति अपन को साथ देती, वातावरण साथ देता, वो हम उसके अच्छा ही मानते। हम जिस फील्ड में रहेंगे ना वही अच्छा लगेगा। देख मैं वहाँ अच्छा लगा तब पार्टी में काम किया, मैं अब इसको तो बुरा ही नहीं कर सकता। मेरे को वहाँ करने नहीं पाया, मैं आ गया हूँ, समाज में जी रहा हूँ, बस यही है। लेकिन मैं आने के बाद अभी जो वर्तमान में जो नक्सलाइट का जो पुनर्वास नीति है, वो नीति मेरे समय नहीं था। वो नीति मैं स्वयं लड़ा, संघर्ष किया। मैं 8 साल लड़ने के बाद मेरे को नगर निगम में नौकरी लगा, अभी जी रहा हूँ, अब इतने में संतुष्ट हूँ। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत राय है, पार्टी के हिसाब से सोचने से ये गलत है। अच्छा, जो सोच के गया था, स्वार्थ छोड़ो, समाज के लिए लड़ो, व्यक्तिगत संपत्ति रद्द करो, मैं उस मकसद में उस उद्देश्य में गया हूँ। आज मैं उसको छोड़ के आया हूँ, मैं स्वार्थी हो गया, अभी समाज के लिए नहीं सोच पाता हूँ। अच्छा, अभी भारी संख्या में आत्मसमर्पण देखने को मिल रहा है, तो जो लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, उनके बारे में पार्टी क्या सोचती है? पार्टी सोचने का ये है, मैंने उसमें भी कई लोग समझदार लोग भी है, कई लोग पार्टी में भी कई लोग कुछ छोटे छोटे चीज़ में नाराज़ भी हो जा रहे थे। तो ऐसे लोग सलान रोते हैं, तो उस समय सलान रोते तो ये सब नहीं बताते। अभी का परिस्थिति क्या बता रहा है कि सलान जितने करते हैं, सरकार उनको क्या करती है कि यदि हमारे को साथ देंगे तो आपको जेल नहीं भेजेंगे, आपका केस खत्म कर देंगे, तो आपका जो पुनर्वास है पुनर्वास भी मिलेगा। यदि साथ नहीं देगा, आपको जेल भी जाना पड़ेगा, पुनर्वास भी बंद हो जाएगा। साथ देने का क्या मतलब है? साथ देने का मतलब मुखबिरी बनना पड़ेगा पुलिस का, गोपनीय, माने नक्सली के बारे में खुफिया तंत्र पूरा जानकारी यदि हमको प्राप्त कर लेगा, आप भी उसमें शामिल होगा, तब आपको आपका केस वापस लेना पड़ेगा। पुनर्वास का नीति का अंतर जो भी रहेगा, राशि आपको प्राप्त। यदि नहीं करेगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अभी नक्सलियों के टॉप शीर्ष नेता मारे जा रहे हैं। अब पिछले दिनों हम लोग सभी खबरों में देख रहे होंगे, तो पार्टी के भीतर अभी क्या चल रहा होगा, आपको क्या लगता है? पार्टी के भीतर ये अभी तो उन लोग जितना मना करने के लिए कोशिश करते हैं, जो मना करने के बावजूद भी वो यदि कोई बग के आ जाता है वो करता तो क्या कर सकते, कोई कुछ नहीं, उसको पकड़ के नहीं रख सकते अपन। लेकिन उसका ऐसा पार्टी खुद नहीं करेगी। यदि ये चले गए तो हमारा सूचना तंत्र उनको बता देंगे हम कहाँ रहेंगे, बने एरिया को चेंज करना पड़ेगा, उस क्षेत्र से खाली करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो उस क्षेत्र में रहेगा तो मर जाएगा। तो पार्टी वही सोचेगी। मेरे को अभी बीच में एक टन खबर आया था कि जो बुजुर्ग लोग ज़्यादा उम्र हो गए, चल नहीं पा रहे हैं, आँख का कमी है, ऐसे लोग सलाह मैंने जाने के लिए भी सलाह दी है कि यदि पार्टी में आप लोग कर नहीं पाएंगे तो पार्टी छोड़ के जा सकती है। पुलिस तो ज़बरदस्ती करती होगी पूछने के लिए। अब पुलिस का काम है, अब पुलिस का ज़बरदस्ती का हम ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उनका जिम्मेदार है। के लिए कैसे करके उनका सूचना तंत्र इनको मिलना चाहिए, उनको ख़त्म करना है तो करेगी। मैं भी रहूँगा तो मैं भी वही काम करूँगा, मैं भी क्यों नहीं करूँगा, वो उसको अपन सोचना पड़ेगा। यदि वो करेगा तो हम क्या करना क्या नहीं करना, वो अपन स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। अभी मेरे खुद बोले यदि सालन हो गया तो इनको दिखाओ उनको दिखाओ, मैं बोला क्यों दिखाऊँ भाई, मैं किसको दिखाना नहीं चाहता ना, मेरे को भी तो प्रेशर बनाया था, इसलिए मेरे को 8 साल तक मेरे को नौकरी नहीं मिला ना। 8 साल नौकरी नहीं मिलने का कारण नहीं था, कम से कम इसको ऐसी दबाव करेंगे तो डर के वजह जीने खाने कहीं व्यवस्था नहीं है तो पुलिस में शामिल हो जाएगा, पुलिस में शामिल आएगा तो उनका गोपनीय तंत्र पता चल जाएगी। तो मैं बोला नहीं, मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं, ना किसी को पकड़ाऊंगा नहीं, ना किसी को कुछ नहीं करूँगा। कभी ऐसा भी होता है क्या कि कोई नक्सली जानबूझकर पुलिस में शामिल हो जाए ताकि पुलिस के भीतर की जानकारी नक्सलियों तक पहुँचती रहे? ये तो पुलिस में तो नहीं जा सकते, लेकिन पुलिस लोग कई लोग नक्सलेट में गए थे। अच्छा, कई बार पुलिस वाले नक्सली बनते हैं, नक्सली संगठन ज्वाइन करते हैं। अच्छा, तो ऐसे हुआ था आंध्रा में एक बार हुआ था, मेरे महाराष्ट्र में भी एक बार मैं पार्टी में रहते हुए हुआ था। ऐसे लोग कुछ मैंने वो लोग डायरेक्ट पुलिस में शामिल होकर नहीं है, ग्रामीण में थोड़े आवारा टाइप का जो लड़का रहता है थोड़ा गलत हरकत वाला, उनको सलाह देते तो ऐसे करना, तो कुछ काम अच्छा काम करो उसमें चले जाना, बाद में हमको सूचना तंत्र देता नहीं।
तो उस समय तो ये सब संसाधन नहीं था, अलग बात है। अभी तो मोबाइल आ गए तो अभी इजी हो जाएगा, काम करने में आसान पड़ जाता है। तो इसलिए सरकार को भी जल्दी जल्दी ये मिल रहा है। उस समय ना मोबाइल नेटवर्क नहीं था, कुछ नहीं था। उस समय करने में उसको भी भले जाते थे, वो करने के भी उसको टाइम लग जाता था। सूचना दूँगा तो कैसे दूँ, किसका द्वारा दूँ, क्या करें। वो तो अलग एक व्यक्ति तो जाके काम करने का काम नहीं था। तो लेकिन अभी है, तब हो सकता है, इसी भी होगा। इसलिए ना अभी नक्सलाइट भर्ती करने में भी तो ये थोड़ा सोचने लगा। भर्ती करेंगे तो करेंगे कौन, किसको करें, तो दिक्कत होगी। जैसे कोई आम आदमी नक्सली संगठन ज्वाइन करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? उनका एक सिस्टम है। तो आम आदमी बोलने से सच नहीं कि वो कम से कम 6 साल उनका अंतर्गत रहना है, उनका नज़रों में रहना है, उनका कार्य में शामिल रहना है, तभी उसका आधार पर करेंगे। ऐसी नहीं कि हमारा कैडर कम हो जा रहा है तो कैडर को जमा भर्ती करने के उद्देश्य से नहीं करते हैं लोग। वैसे करेंगे तो उन्हीं को नुकसान हो जाएगा। वो 2 दिन काम करेगा, आ जाएगा, पार्टी का पूरा तंत्र बता देगा। ऐसी नहीं है। आपके कई इंटरव्यू में हमने देखा कि आप अभी शासकीय नौकरी में भी है, लेकिन फिर भी आप शासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भी कई बातें करते हैं, विरोध में भी कई बातें करते हैं, बुराई भी करते हैं। लेकिन अक्सर शासकीय नौकरी करने वाले ऐसा नहीं करते, वो लोग शासन के खिलाफ एक भी बात नहीं करते। तो क्या आपको कभी डर नहीं लगता नौकरी जाने का, या किसी अन्य प्रकार का डर? इसमें डर क्या है? तब अपना भारत देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र है बोलते हैं। तो स्वतंत्र में वो स्वतंत्र को मैं समझता हूँ कि स्वतंत्र है तो बात करने का हमारा अधिकार है, समझ के बात करता है। इसमें तो ऐसी सोचेगा तो डर कहाँ से होगा? पहले अपन भारतवासी, कोई भी हो, भारत का नागरिक हो, भारतवासी हो, जो भी हो, स्वतंत्र का हम बहुत गर्व से बोल सकते हैं कि मैं स्वतंत्र, हमारा भारत देश, हम स्वतंत्र से बात कर सकते हैं, आज़ाद है। तो आज़ादी जो मन में, दिल में जो रहता है, वो आदमी बोलने में क्या डर है? देख, अच्छा बुराई तो होते रहता है समाज में। मैं अकेला थोड़ी ना, समाज में कई प्रकार लोग हैं, कोई बुराई करने वाले, कोई अच्छा रहेगा। इसलिए हमारा संस्कृति, हमारा भारत देश में हर कल्चर वाला है। किसको किस भाषा में बुराई लगता है, किसको किस बुराई, वही बात किसको पसंद लगती है। तो वैसी ना, उसी हिसाब से मैं बोलता हूँ कि हमारा देश आज़ाद है तो मैं स्वतंत्र से बोल सकूँ। सरकारी नौकरी क्या है, सरकारी नौकरी रहे ना रहे, लेकिन भाई बोलना मेरा अधिकार है ना भाई। मैं ऐसी सरकारी नौकरी में उसको बांध दिए तो अभी तेरा मुंह बंद कर बोलने से थोड़ी होती है। लेकिन फिर भी सरकार का विरोध करने वालों को आजकल देशद्रोही बोल दिया जाता है। वो तो अभी बीजेपी वाले तो देशद्रोही, तो मेरे एक जन को नहीं बोला, सब लोग को बोले। एक देशद्रोही बोलने से मेरा एक जन है कि इतना बड़ा देश का अन्नदाता का अर्बन बोल दिए हैं, उनको क्या क्या नाम नहीं गया। अभी मेरे जैसे लोग को बोलने में और उनको क्या आसान। लेकिन मैं तो बोलूँ, मैं तो ज़रूर बोलूँ। तो कि ऐसी नहीं कि मैं उसमें काम किया था तो देशद्रोही नहीं थोड़ी। मैं ये सोचता हूँ कि यदि ऐसी हमारे भारत देश में ऐसी को जो शासन का विरोध यदि कोई बात करता है, उसको देशद्रोही कहलाता है सरकार। यदि भारतवासी कौन है, फिर भारतवासी के लिए तो दिखाना चाहिए, बीजेपी सरकारी हो जो भी हो। ये नहीं होती ना, तो डर के रहना पड़ रहा है। तो डर के कितना दिन रहेंगे? डर के नहीं रहेंगे ना। तो इसलिए बोलते हैं ये आज़ादी झूठी है, लुटेरों को सांदी बाहियों, बोल के नक्सलाइट इसलिए एक गाना गाता। क्या बोला? ये आज़ादी झूठी है, लुटेरों को सांदी है बाहियों। फिर आज़ाद आए तो हम तो आज़ाद से बात करेंगे ना, लुटेरों तो नहीं है ना। अगर आज़ादी पे बंधन लगाया जाए तो मतलब आज़ादी झूठी है। तो ये थे हमारे साथ बेबाक मस्तमौला बदरन्ना जी। इनकी बातें आपने सुनी। इनकी बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और ख़बरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।